स्टेजेस ऑफ द कंपनी। जैसे अभी हमने ऊपर स्टार्ट किया कि फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी इज नॉट अ सिंपल प्रोसेस लाइक सोल प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप, ठीक है ना, इट इज अ वेरी लेंथी प्रोसेस। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में जो है वेरियस स्टेजेस इन्वॉल्व होती है। फर्स्ट इज प्रमोशन। प्रमोशन मीन्स फर्स्ट स्टेज ऑफ द फॉर्मेशन मीन्स प्रमोशन, या मतलब क्या है, प्रमोटर से बोल रहे हैं हम। मीन्स ये स्टेप्स देता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, एनालाइज करता है एवरी पॉइंट्स को, एंड टेकिंग द स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट इट। प्रमोशन स्टेज ऐसी स्टेज है जहां पहले आइडेंटिफिकेशन करते हैं अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को कि मुझे चाहिए क्या, ठीक है, जो मेरे पास अवेलेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है मैं वहां से स्टार्ट करती हूँ और मैं कहाँ तक जाना चाहती हूँ। उसके लिए मैं क्या करूंगी, एनालाइज भी करूंगी, स्टेप्स भी उठाऊंगी और इम्प्लीमेंट भी करूंगी। तो जो पर्सन इन सब चीजों में डीलिंग करता है, जो ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है, उसे प्रमोटर कहते हैं। तो यहाँ हमारा प्रमोशन वर्ड है लेकिन काम मेनली प्रमोटर से रिलेटेड है, फंक्शंस भी आगे प्रमोटर के ही है इस टॉपिक में। तो कहने को प्रमोशन ऑफ द कंपनी है लेकिन ना काम हमारा प्रमोटर से रिलेटेड है। तो प्रमोटर इज द पर्सन हु अंडरटेक टू फॉर्म द कंपनी, या कोई प्रोजेक्ट आप कह सकते हो। फिर उसको सेटअप करवाता है, उसको एग्जामिन करवाता है, उसके सारी आइडियाज को स्टडी करता है, रिसोर्सेज को स्टडी करता है, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करता है और सारी एक्टिविटीज करके देता है ताकि आप एक बिजनेस को खड़ा कर सके, ठीक है ना। प्रमोटर के बगैर आप ये सब खुद कर ही नहीं सकते, आप सोच ही नहीं सकते, क्योंकि वो मैन मटेरियल, मशीनरी, मैनेजरियल एबिलिटी, मतलब इन सब चीजों को वो इंक्लूड करता है। अब ये भी है कि प्रमोटर ये नहीं कि एक अकेला पर्सन है, प्रमोटर एक पर्सन भी हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ पर्संस भी हो सकता है, या एक कंपनी भी हो सकता है। कई बार कंपनीज भी लोग खोल के बैठे होते हैं जो और कंपनीज बनाने में हेल्प करते हैं, मतलब हमारी एक कंपनी बनी हुई है, हम औरों की कंपनीज खुलवाते हैं। तो ये ग्रुप ऑफ पर्संस भी हो सकता है और कह सकते हो आप एक कंपनी भी हो सकती है और एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है, ठीक है ना। अब अगर हम देखें लीगल पोजीशन की बात करें, प्रमोटर मींस अ पर्सन, हमने बात करी, मींस प्रमोटर है कौन, ना तो वो कोई एजेंट है, ठीक है। पर्सनली हम उसको क्यों सारी चीजें कहते हैं, क्यों, क्योंकि हमें पता है उसके पास नॉलेज है, उसके पास स्किल्स है, वो लाइबल है, उसको पता है कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करना है, ठीक है। जब भी सेकंड स्टेज पे आते हैं उससे पहले जो है आप सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है प्रमोटर्स के साथ करते हो, जिसे प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स भी कहते हैं, ठीक है, जिसमें आप कह सकते हो एक कंपनी के साथ आपके थर्ड पार्टीज के साथ जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनकी बात करते हो प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स में, ठीक है। मींस मैंने एक प्रमोटर को हायर किया और उसे कहा मुझे आइडियाज दे और मुझे कंपनी बनवा, अब वो प्रमोटर थर्ड पार्टीज के साथ मेरी सेटिंग करवाएगा, तो वो जो उनके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा दैट इज प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। तो इसको याद रखना है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स, मींस अ कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर इनटू बाय द प्रमोटर्स विद थर्ड पार्टीज ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, हमारी कंपनी के बिहाफ पे अगर ये इसकी हेल्प करता है प्रमोटर की, ठीक है ना, प्रमोटर हमारी हेल्प करवाता है तो डेट इज प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स। अब देखिए प्रमोटर ना तो कोई एजेंट है ना ही वो कोई ट्रस्टी है, ठीक है ना, लेकिन हम फिर भी सारी सीक्रेट सारी चीजें उसको बताते हैं ना, डिस्क्लोज करवाते हैं, ठीक है ना। उसके लिए वो क्या लेता है, वो हमसे कमीशन लेता है, उसको हम कमीशन पे करते हैं। कई बार तो कंपनी क्या करती है उसे भी शेयर्स अलॉट कर देती है, एज अ उसको भी शेयर होल्डर बना देती है, ठीक है। तो ये सारे एक प्रमोटर की बात थी। अब आ जाता है जो वेरी इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक आ जाता है इसमें, फंक्शंस ऑफ प्रमोटर। काफी बार हमने ये फंक्शंस किए हैं, कोई नए नहीं है हमारे लिए, ठीक है, फटाफट से हम रिपीट करते जाएंगे। फर्स्ट फंक्शन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। देखिए फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी बिगिन ही तब होती है जब प्रमोटर्स आइडेंटिफाई करता है एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को।
हमारा उसका मेन काम ही प्रमोटर का है हमारे लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना। वो आइडिया हो सकता है कोई न्यू बिजनेस को सेटअप करना, कोई सेटअप बिजनेस को एक्सपेंड करना भी हो सकता है, मर्जर करवाना भी हो सकता है दो बिजनेस का। सिर्फ यही नहीं है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बताना है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज तो बताएगा पर ऐसा नहीं हमेशा नए बिजनेस के लिए बताएगा। हो सकता है मर्जर भी करवा दे, पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स मिलवा दे। तो जो भी प्रमोटर्स करता है वो सारी एनालाइज के थ्रू करता है, वो सारी चीजें एनालाइज कर लेता है। वो देख लेता है क्या टेक्निकल, क्या रिस्क इन्वॉल्व है, क्या इकोनॉमिक फिजिबिलिटी है, कितना प्रॉफिट्स होगा, वो सारी चीजों को एनालाइज करता है। तभी सेकंड पॉइंट आ जाता है फिजिबिलिटी स्टडीज। फिजिबिलिटी स्टडीज क्या होता है? एक तरह का प्रॉफिटेबिलिटी स्टडीज हम कह सकते हैं। ठीक है, जब वो कन्वर्ट करवाता है हमारे आइडेंटिफिकेशन, हमारे जो भी आइडियाज है, उसने हमें आइडिया बताया, हमें आइडिया बड़ा अच्छा लगा, अब वही हमें उसे प्रॉफिटेबल में कन्वर्ट करने को बताएगा ना, तो उसके लिए वो क्या करेगा? वो इन्वेस्टिगेट करेगा, सारी चीजों को स्टडी करेगा हमारे लिए। ठीक है, नेचर ऑफ प्रोजेक्ट कैसा है, कौन कौन से स्पेशलिस्ट की जरूरत है। देखिए एक कंपनी में हमें हर चीज की जरूरत है, चाहे सीईओ, इंजीनियर्स हो, बैंकर्स हो, तो ये एक्सपर्ट्स हमारे पास होने चाहिए। मेनली वो 3 स्टडीज करता है। फर्स्ट इज टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, ये आ गया आपकी स्क्रीन पे। टेक्निकल फिजिबिलिटी मींस कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आ गया, रॉ मटेरियल से रिलेटेड आ गया, इनपुट से रिलेटेड आ गया, वो सारी चीजों को कवर अप करेगा। मतलब जो भी टेक्नोलॉजी और इनपुट से रिलेटेड चीजें होंगी उसको वो हेल्प करके हमें कन्वर्ट करके देगा। सेकंड आ जाएगी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी करेगा। फाइनेंशियल मींस फंड्स की। फंड्स की भी तो वही बताएगा ना, कैसे फंड्स को यूटिलाइज करना है, कहाँ से फंड्स आएगा। देखिए जो भी कंपनी बनती है वो एक लार्ज प्रोसेस होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही अरेंज हो जाएगा फंड्स, उसके लिए भी वो हमारी हेल्प करेगा। ठीक है ना, हो सकता है कई प्रोजेक्ट्स डिफरेंट हो, कहीं कैसे हो, तो वो सारी पॉसिबिलिटी करके हमें फंड्स भी अरेंज करवा के देगा। फिर आ जाता है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी का आता है कि हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स में हेल्प करेगा जहां हमें प्रॉफिट्स हो। ठीक है, तभी तो उसको स्टडी करने को कहा है। हर बिजनेसमैन का यही मोटिव है कि वो प्रॉफिट्स अर्न करे, उसी के पीछे तो वो इतनी हेल्प कर रहा है, इतनी मेहनत करवा रहा है। तो 3 स्टडी उसको करनी है, टेक्निकली मतलब रॉ मटेरियल इनपुट से रिलेटेड, फंड से रिलेटेड, फाइनेंशियली, और थर्ड इकोनॉमिक मीन्स प्रॉफिट से रिलेटेड, क्योंकि प्रॉफिटेबल होना चाहिए। हर कोई चाहता है कि जो भी वो करे उसमें प्रॉफिट्स होना चाहिए, तो प्रॉफिटेबिलिटी स्टडी भी करेगा। क्लियर? 2 स्टेप्स किए, पहले आइडेंटिफाई करेगा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को, फिर स्टडी करवाएगा, फिजिबिलिटी स्टडीज होंगी। फिर आ जाता है थर्ड नेम क्लॉज। नेम अप्रूवल की बात करते हैं जहाँ, अब वो नेम भी अप्रूव वही करवा के देता है हमारी कंपनी का। नेम अप्रूवल के लिए जो प्रमोटर है वो कुछ नेम सिलेक्ट करता है, ठीक है, और अप्रूव करवाता है किससे? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से। ये ध्यान रखना है, नेम कौन अप्रूव करता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज करता है। तो जब भी नेम अप्रूव होगा, जो प्रमोटर है उसे ध्यान रखना पड़ेगा, इट शुड नॉट बी मैच विद द नेम ऑफ एनी अदर कंपनी। कोई और कंपनी के साथ मैच नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमें 3 नेम्स कई बार सजेस्ट करवाने पड़ते हैं, उन 3 में से कोई एक वो रखवा देता है। तो रजिस्टर को आप जो भी नाम दोगे वो आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, कोई एग्जिस्टिंग कंपनी से कोई मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि हमने इनके पॉइंट्स भी पढ़े थे। पहला था आइडेंटिकल और क्लोजली नेम नहीं होना चाहिए, कोई मिसलीडिंग वर्ड नहीं होना चाहिए, उसके पीछे कोई भी सिंबल या हमारी कंट्री का वो नेम नहीं होना चाहिए, वर्ड कोऑपरेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी लोकल या स्टेट डिपार्टमेंट का नाम नहीं होना चाहिए। प्लस अगर इन केस पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड है, लिमिटेड वर्ड की जरूरत नहीं है, पर इन केस प्राइवेट कंपनी है तो उसको प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखवाना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें वो प्रमोटर हमें बताएगा। नेम अप्रूवल का जो पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे काफी क्वेश्चंस बन जाते हैं नेम अप्रूवल से रिलेटेड, कोई केस स्टडी की फॉर्म में। तो नेम अप्रूवल वैसे भी इजी है, आपको पता ही चल गया, आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए, कोई अपना कंट्री से रिलेटेड नाम नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा मिसलीडिंग वर्ड नहीं होना चाहिए। और पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं है, प्राइवेट है तो प्राइवेट लिमिटेड लगवाने की हमें जरूरत पड़ती है।
फोर्थ पॉइंट आ जाता है फिक्सिंग अप सिग्निफिकेंस टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नाउ प्रमोटर अब क्या करेगा, फर्स्ट स्टेप में उसने आइडेंटिफाई करवा दिया, सेकंड में उसने फिजिबिलिटी स्टडीज में हेल्प कर दिया, तीनों स्टडीज करवाई, थर्ड में उसने नेम को अप्रूव करवा लिया हमारा। नेक्स्ट आ जाता है सिग्नेरिटीज, सिग्नेरिटीज में सिग्नेचर से रिलेटेड है। नाउ जो प्रमोटर्स हैं, ठीक है, वो डिसाइड करेंगे अबाउट द पीपल। अब कौन से पीपल्स हैं जो साइन करेंगे हमारे सिग्निफिकेंस को, ठीक है, हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आपने सब ये पढ़े हुए डॉक्यूमेंट्स। अब हर कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स है उन्हें भी तो कोई साइन करेगा, कोई तो अप्रूवल देगा, तो कौन उनको साइन करेगा, कौन उन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ साइन इन में आएगा, तो वो हमारे फर्स्ट डायरेक्टर्स कराएंगे। तो दीज आर नोन एज फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। उनकी जो है रिटर्न कंसेंट हमें लेनी पड़ेगी अबाउट दी शेयर्स। देखिए क्वालिफिकेशन शेयर्स हर डायरेक्टर को मिलते हैं, तो जो डायरेक्टर्स आप चुनोगे, प्रमोटर्स आपकी हेल्प करेगा, उन्हीं से ही मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो साइन किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। अब जैसे मैंने अभी ऊपर भी बताया, बिना प्रोफेशनल्स के तो कंपनी का वर्क ही नहीं होगा। तो प्रमोटर्स जो है दे अपॉइंट दी प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स में कौन कौन आ जाएगा, हमारे बैंकर्स आ जाएंगे, ऑडिटर्स आ जाएंगे, जैसे हमने सीए की बात करी, ठीक है। तो ये हमारे जो प्रोफेशनल्स होते हैं, ये टाइम टू टाइम हमें हेल्प करते हैं, असिस्ट करते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करवाने में, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ जाते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जाते हैं, वहां कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए जो भी हमारी प्रिपरेशन होती है, सबमिशन होती है डॉक्यूमेंट्स की, वो सारी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज पे जाती है। तो ये सारे जो प्रोफेशनल्स होते हैं ये इन्हें साइन इन करते हैं, चेक करते हैं, एंड लास्ट आ जाता है और सबमिट करवाते हैं। लास्ट आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। जो प्रमोटर है उसका लास्ट स्टेप यही है कि वो एक लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करवाएगा। जैसे अभी हमने ऊपर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात करी, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की बात करी, फिर हमने प्रोस्पेक्टस की बात करी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो लास्ट स्टेप है, एक तरह का प्रमोटर जो हेल्प करेगा ये लीगल डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाने में, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स के बगैर कंपनी स्टार्ट हो ही नहीं सकती। मेन हमारे 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोस्पेक्टस। पर आज की डेट में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आप गवर्नमेंट से जो अप्रूवल है वो करके ले सकते हो, उन्हीं का रेडीमेड ले सकते हो। प्रोस्पेक्टस जो है पब्लिक कंपनी को नीडेड है, प्राइवेट को वो भी नहीं है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी के तो अपने मेंबर्स होते हैं। तो रह गया एक हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को मेनली प्रिपेयर करने के लिए, उसको रजिस्ट्रार को पहुंचाने के लिए भी प्रमोटर हमारी हेल्प करते हैं। तो डेट 6 पॉइंट्स हमारे हो गए, वेरी इजी पॉइंट्स हैं। अगर आप लाइन वाइज समझो, देखो स्टेप है ये सारे प्रमोटर के फंक्शंस। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप स्टेप वाइज चलो तो आपको लर्न भी इजी होंगे, प्लस आपको लिखने में भी आसानी होगी, क्योंकि वो पहले स्टडी करवा रहा है, आपके साइन करवा रहा है, प्रोफेशनल्स को भी बुला रहा है। तो अगर आप लाइन वाइज लिखोगे तो और भी आपको भी इजी हो जाएगा। क्लियर? यस, एनी डाउट? यस? No, ma'am. No, ma'am. No. कशिश क्लियर? कुणाल? ओके, नेक्स्ट आ जाता है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। अब हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें, कई बार हमने डॉक्यूमेंट्स पढ़ लिए, बार बार बता रही हूँ, आर्टिकल और प्रोस्पेक्टस हमें करना नहीं है। 5-6 डॉक्यूमेंट्स होते हैं वैसे, पर ये हमारे मेन है, ठीक है। मेमोरेंडम, आर्टिकल, इसके अलावा प्रोस्पेक्टस हो गया, एग्रीमेंट्स हो गए। हम सारे डॉक्यूमेंट्स में, हमारी जैसे एनसीईआरटी में तो सारे डॉक्यूमेंट्स मिक्स करके बताए हुए हैं, लेकिन हमें जो याद रखने हैं वो मेन में रखने हैं। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है, इसे चार्टर्ड ऑफ द कंपनी भी कहते हैं। सारे पावर्स, ऑब्जेक्टिव, स्कोप सब मेमोरेंडम के पास होता है। कोई भी कंपनी लीगली चल ही नहीं सकती जब तक उसके पास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का डॉक्यूमेंट ना हो।
क्योंकि इसी डॉक्यूमेंट में हम अपनी सारी पावर्स बताते हैं, कंपनी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बताते हैं, कंपनी का कहाँ कहाँ तक स्कोप है वो बताते हैं, हमारे रिलेशंस हमारे इन्वेस्टर्स या आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कैसे होंगे वो बताते हैं। तो कंपनी की जितनी विद इन द लिमिट्स बातें हैं, सारे क्लॉजेज हैं, वो सब हम इसमें बताते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हमारे लिए हो जाता है। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो डॉक्यूमेंट है ये प्रोमोटर्स ही हेल्प करते हैं बनवाने में, और उसमें पहला क्लॉज ही नेम क्लॉज है, वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना, नेम क्लॉज के बारे में। ठीक है, नेम क्लॉज के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट वही है नेम क्लॉज, फटाफट से बता देते हैं। नेम क्लॉज में हमारा नेम ऑफ द कंपनी होगा जो रजिस्ट्रार के पास होगा, जो हम अप्रूव करवाएंगे। सेकंड आ जाएगा हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज वही क्लोज होता है जो कि हमारी कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड है, ठीक है ना, हमें अपना वो हेड ऑफिस बताना पड़ता है, एग्जैक्ट जो एड्रेस है हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस में बताना पड़ता है। अगर हम चेंजेस कर रहे हैं तो विद इन 30 डेज हमें वो भी नोटिफिकेशन में देना पड़ता है कि हम चेंज करवा रहे हैं, ठीक है। जैसे ही कंपनी रजिस्ट्रार को बताती है 30 डेज के अंदर अंदर नेक्स्ट स्टेप हमारा शुरू हो जाता है, तो एग्जैक्ट एड्रेस हमें देना जरूरी है। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्लोज आ जाता है। ऑब्जेक्टिव क्लोज इंपॉर्टेंट क्लोज है क्योंकि इसी में हमारे सारे ऑब्जेक्टिव्स, हमारी कंपनी का मेन मोटिव, हमारी कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कैसे हम बिजनेस को कंडक्ट करेंगे वो बताते हैं। ऑब्जेक्टिव क्लोज में ही दो बातें आ जाती है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा और अदर ऑब्जेक्टिव्स क्या है। मेन ऑब्जेक्टिव आता है, जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव हमारी कंपनी का क्यों फॉर्म हुआ है, कंपनी वैलिड होनी चाहिए, ठीक है, एग्जैक्ट होनी चाहिए। और अदर ऑब्जेक्टिव में आ जाता है दैट इज इंक्लूडेड टू अबव द मेन जॉब्स, ठीक है, जिसमें ऑर्डिनरी पास करवाना, रिजोल्यूशन, अप्रूवल्स लेने गवर्नमेंट से, वो सारे हमारे अदर ऑब्जेक्टिव्स में स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है ऑब्जेक्टिव क्लोज, क्लियर, मेन ऑब्जेक्टिव एंड अदर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें। नेक्स्ट आ जाता है हमारा लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी क्लॉज में आ जाएगा हमारा लाइबिलिटी क्लॉज। दिस इज लाइबिलिटी क्लॉज। यहाँ लिमिट्स हमारी मेंबर्स की बताई होगी अपॉन द अनपेड नंबर ऑफ शेयर्स। ये पहले भी मैंने कई बार समझाया है। लाइबिलिटी क्लॉज हमारी मेंबर्स की बताता है। देखिए कंपनी की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, सबको पता है। मैंने जितना अमाउंट लगाया है मैं उतना ही पे करूंगी, उससे ज्यादा मैं नहीं करूंगी अगर कंपनी को लॉस होगा। तो यही बात आपने बतानी है। फॉर एग्जांपल लेके कि एक शेयर होल्डर्स है, अगर उसने 10,000 के शेयर्स परचेज किया है और अभी तक उसने 4,000 पे किया था, तो कल को कंपनी को कुछ भी वर्स के साए लॉस हो जाए तो कंपनी को मैं सिर्फ 6,000 और पे करूंगी। क्यों? क्योंकि मैंने उतने के लिए ही लाइबल हूं और मैं पे नहीं करूंगी। तो ये दैट इज लाइबिलिटी क्लॉज। फिर आ जाता है लास्ट कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज हमारे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी ऑथराइज, जो कैपिटल होती है जितनी हम रेज कर सकते हैं वो हम उसमें शो करते हैं। देखिए जो हमारी ऑथराइज कैपिटल होती है वो सबसे मैक्सिमम लिमिट ऑफ कैपिटल होती है, वो हम अपने कैपिटल क्लॉज में डिफाइन करते हैं। और लास्ट आ जाता है एसोसिएशन क्लॉज। एसोसिएशन क्लॉज जो है उसमें सारे सिग्नेचर्स, ठीक है, क्या क्या कंपनी के एसोसिएशंस हैं, क्या क्या कंपनी की इंटेंशंस हैं, कैसे कंपनी क्वालिफिकेशन शेयर्स परचेज करती है, वो सारा उसमें लिखा होता है। और साथ में एसोसिएशन क्लॉज में ये भी बताया होता है कि पब्लिक कंपनी है उसके लिए एटलीस्ट 7 मेंबर्स जो है साइन करेंगे, एंड इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी है तो उसके लिए 2 मेंबर्स जो है साइन करेंगे। तो ये एसोसिएशन क्लॉज में लिखा होता है। आप ये जरूर मेंशन करें कि पब्लिक कंपनी के केस में 7 लोग हैं जो साइन करते हैं डायरेक्टर्स, और प्राइवेट, क्योंकि प्राइवेट अपनी कंपनी होती है उसके लिए सिर्फ 2 पर्सन ही अलाउड। क्लियर?
नेक्स्ट है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसको हमने करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए सिर्फ इतनी बात याद रखने की जरूरत है, इट इज नोन एज इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। जो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ये हमारे अपने लिए, हमारी कंपनी का क्या रूल है, कैसा रूल है, वो हम अपने आप देख लेंगे। हर प्राइवेट कंपनी का एक ही रूल होता है, हर साल वही चलता है, इसलिए ये बार बार नहीं बनवाते। तो ये गवर्नमेंट के जो बने होते हैं उसी से उठा लेते हैं, इसलिए ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सेम ही होता है। कॉन्सेप्ट आ जाता है प्रपोज डायरेक्टर्स का, जिसमें वो सारे कंफर्म करते हैं कि हम सब एक लीगल डॉक्यूमेंट में बंधे हुए हैं, प्लस हमने क्वालिफिकेशन शेयर्स परचेज किए हैं जितने भी डायरेक्टर्स हैं। एग्रीमेंट होते हैं जिसमें हम पूरी जो भी हमारा आपस का एग्रीमेंट होता है, चाहे वो मैनेजर्स में हो, डायरेक्टिंग मैनेजर्स में हो, मैनेजिंग डायरेक्टर्स में हो, वो सारा रजिस्ट्रार को सबमिट हो जाता है। और एंड में डिक्लेरेशन हो जाती है, क्योंकि इनमें ज्यादा पॉइंट्स दिए हुए हैं, डिक्लेरेशन कर देते हैं हम, मतलब बता देते हैं, और एंड में पेमेंट ऑफ फीस हो जाती है। वो फीस एक मिनिमल फीस होती है, एक रजिस्ट्रेशन फीस होती है, वो तो आप कोई बिजनेस भी खोलो, लाइसेंस लो, उसकी में फीस भरनी होती है, तो वो फीस आपको पे करनी पड़ती है। फीस डिपेंड करती है आपकी ऑथराइज कैपिटल कितनी है, कितनी आपकी कंपनी की कैपिटल है, उसके बेसिस पे आपको फीस पे करनी पड़ती है। तो यहाँ हमारा ये टॉपिक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का फिनिश हो जाता है, मेमोरेंडम का भी प्लस आर्टिकल का। क्लियर? एनी डाउट? Yes, any doubt in this topic? No, ma'am. No, ma'am. चलिए, इसमें क्वेश्चन जो है वो आपको साथ साथ कई बार मैंने बताए हुए हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन, मतलब प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट्स आ सकता है, प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट्स पे आ सकता है, फंक्शंस ऑफ प्रमोटर्स हमारा क्वेश्चन है इसमें। फिर इसमें डिफरेंट स्टेजेस के नेम्स पूछे जा सकते हैं 1 मार्क में। जब नेम ऑफ द स्टेजेस पूछते हैं तो लाइन वाइज ही आपको स्टेजेस उसको डिफाइन करने हैं, ठीक है ना। इसमें जो अभी तक हमारा क्वेश्चन बनता है वो डिफरेंस वैसे आ जाता है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल पे, पर ये ऐसे आ नहीं सकता क्योंकि आर्टिकल इस समय हटा दिया गया है, तो डिफरेंस बनेगा नहीं, ठीक है। उसके अलावा सिंपल है स्टेप्स टेकन बाय द प्रमोटर्स आ सकता है, लीगल पोजीशन आ सकती है प्रमोटर्स की, ठीक है। तो ये प्रमोटर्स का जो आज हमने टॉपिक फिनिश किया है उससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा 1 लाइन क्वेश्चंस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, राव इंडस्ट्रीज इंटेंड टू ओपन रियल स्टोर्स इन एवरी लोकेलिटी। एक इंडस्ट्रीज है वो अपने स्टोर्स खोलना चाहती है हर लोकेलिटी में, बट ही इज नॉट श्योर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ड्यू टू टफ कंपटीशन। और उसे थोड़ा सा डर है कि प्रॉफिट्स होंगे या नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत है। डू यू थिंक द बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज फिजिबल? अब फिजिबिलिटी स्टडीज हमने कर रखा है तो इसमें बताना है नो इट लैक्स इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में हमने प्रॉफिटेबिलिटी की बात की थी ना, और ऊपर क्वेश्चन में भी उनको यही लग रहा है कि प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, तो इन्होंने उस पॉइंट से पूछा है, तो दैट इज इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर आपको अच्छी तरह सबका मीनिंग पता है तो इट्स वेरी इजी, आप कर पाओगे। ओके देन, बाय बाय, रिवाइज कर लेना इसको, ठीक है। Okay, ma'am.